Hello friend, myself Rohit. Once again, welcome to our channel प्रभावी कंपटीशन हब। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो 4 अप्रैल 2023 को रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगा दैट वाज दिल्ली हाई कोर्ट हैड सेड दैट मोटिवेटेड PIL मोटिवेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है वो ग्रेव डेंजर्स है जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर। क्या है समझने की बात है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। वेरियस हाई कोर्ट्स हैज ऑलवेज सेज दैट दिस PIL जो सिस्टम है दिस इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द पीपल। We need to understand PIL from different perspective. Either it is through the either it is through the prelims exams or mains exams or different examination. PIL is litigation undertaken to secure public interest. अभी public interest को secure करने के लिए people go for litigation और इसमें locus standi के rule को relax कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ that you need not to be affected before asking for some relief. If you feel that there should be that some provision or then judicial relief होना चाहिए इस इशू के ऊपर और ये public कंसर्न का है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द जुडिशियरी। इंडिया में जो है PIL का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने मुंबई कामगार सभा वर्सेज अब्दुल थाई इन 1976 के केस में कुछ ऐसी बातें की थी। बट फर्स्ट एवर PIL वाज रिपोर्टेड इन हुसैनान खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इन 1979, जब इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए एक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियरी के पास आया। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जस्टिस PN भागवती के टाइम में ड्यूरिंग इन 1979 SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस नए PIL मूवमेंट की शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत सारे PIL फाइल किए जाते हैं। इसीलिए जस्टिस PN भागवती को फादर ऑफ द PIL इन इंडिया भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में गंगा वाटर पॉल्यूशन के ऊपर जुडिशियरी में एक केस आया। उस केस में इसने ये बोला गया कि ऑल दो जो केस फाइल किया है जिन्होंने, दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बट एज अ पीपल ही कैन गो अहेड विद दिस लिटिगेशन जस्ट बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल आर अफेक्टेड थ्रू द पोल्यूशन ऑफ गंगा वाटर। विशाखा वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया सेक्सुअल हरासमेंट जो है इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14-15 फंडामेंटल राइट 14-15 एंड 21 का। कॉमन काउज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात चली एंड इट वाज जस्ट अ पब्लिक कंसर्न, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा हुआ आपका। नन ऑफ द अबव का वोट एक्सप्रेशन आर्टिकल 21 के अंदर ये आता है दैट यस इफ यू डोंट वांट टू वोट एनीवन यस यू कैन क्लिक ऑन नोटा। स्वराज अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फूड सिक्योरिटी, ड्राउट मिटिगेशन और नरेगा के एक्सपेंशन की बात चली। इट वाज आल्सो फॉर द पब्लिक कंसर्न, नॉट अ सिंगल पर्सन हु इज अफेक्टेड इज नीड टू बी फाइल द केस। आप किसी कॉमन कंसर्न को लेके भी आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट केसेस है और उसके जो जजमेंट्स है वो PIL के पोटेंसी को दिखाता है। और आप ये देखोगे कि इट्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। इट मीन्स कि दोज हु आर नॉट एबल टू अवेल द जस्टिस पीपल ऑन बिहाफ ऑफ हिम फाइलिंग अ पिटिशन। सो ये सब के लिए लोकतांत्रिकरण हुआ जुडिशियल प्रोसेस का। उसके अलावा इट इम्प्लीमेंट्स द जुडिशियल रिव्यू। ऐसी कई दफ़ा होती है जब सरकार की पॉलिसी और नीतियाँ जो है अल्ट्रा वायर्स हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप PIL फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा इट इज़ द वाइडनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसे श्याम नारायण चौकसी के केस में हुआ। श्याम नारायण चौकसी के केस में इसमें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथेम इज नॉट मैंडेटरी एंड शैल बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसर्न पर्सन। ठीक है, ये इशू था कि आप जब नेशनल एंथेम बजता है तो उस टाइम में आपको खड़ा होना है, बट इफ़ यू आर अनेबल टू स्टैंड अप हाउ यू कैन स्टैंड। तो इट इज़ वाइडनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करता है और DPSP की जो पॉलिसीज़ है एबल सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं जो आपके वो इम्प्लीमेंट्स करता है। बट नाउ देयर इज़ एन इशू विद द PIL। फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि PIL बन गया है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। इफ समवन इज़ लुकिंग फॉर फेम, क्विक फेम, तो वो PIL फाइल कर रहा है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो उनके रिलेटेड जो प्रोपोनेंट्स है किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के, वो बहुत सारे PIL फाइल करते हैं। और पब्लिसिटी की बात तो हम देख ही रहे हैं कि देयर आर सो मेनी PILs हैज बीन फाइल्ड, जिसमें अक्सर आप देखोगे कि कोर्ट इज इम्पोजिंग सम सॉर्ट ऑफ मॉनिटरी फाइन्स, कि दैट इट इज़ अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ publicity interest litigation. Moreover, we know that the Indian judiciary is overburdened with the cases. The ratio of cases pending with the higher judiciary, Supreme Court and High Court is very much. Moreover, एक तरीके से आप ये देखोगे कि ये जुडिशियल ओवररीच को प्रमोट करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है जब आप जुडिशियरी टेक इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रूडेंस लेवल। ठीक है, ये
लेजिस्लेशन बनाना उनका काम नहीं होता है, बट फिर भी वो लेजिस्लेट करते हैं या कुछ ऐसा निर्देश देते हैं जिसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। तो पीआईएल के थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म तो प्रमोट होता है, जुडिशियल रिव्यू को भी प्रमोट करता है, बट कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। इट मीन्स कि जुडिशियरी उस आयाम में घुस जाता है जिसमें उसे नहीं घुसना चाहिए था। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियरी का काम लेजिस्लेट नहीं करना है। जैसे कुछ दिन पहले आपने एक जजमेंट सुना होगा दैट within the 5 kilometer of national highway there should be no liquor shop. It may be good for the people, ये अच्छे हो लोगों के लिए, but it is not the task of that is Supreme Court or High Court, because it is the job of that executive and legislature. दूसरा, it has becoming the source of a blackmailing. तो बहुत से लोग PIL फाइल करते हैं just because to blackmail someone, और बाद में उसको withdraw कर लेते हैं once they got the money which they desired. अभी ये आप देखेंगे कि राज्यसभा में एक डिस्कशन के दौरान जो पार्टी जो सत्ता में है, गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि आपके पास जो पॉवर्टी का जो डेटा है डेट इज़ वेरी ओल्ड, 1 डिकेड हो गए, 10 साल पुरानी डेटा के ऊपर आप पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है। यू नीड टू जस्ट रिफ्रेश इट, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए, देन ओनली द जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी आपके जो पॉलिसीज़ है दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हाउ इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। ये बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज यूजुअली मेजर्ड एज आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया दैट यू हैव गिवन समथिंग अ बार, यू आर सेइंग दैट $1.9, इफ यू आर गेटिंग $1.9 it's okay, you are above poverty line, or if you are getting less than $1.9 you are poor. और दूसरा एक पॉवर्टी का है, यस, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है दैट यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद द अदर्स, दैट हाउ द पीपल of that category or these peoples are living with such facilities, like people with having a good facility of transportation, food, education, health are comparatively good than those who have no access to transport facility, education, electricity, gas. So ये एक तरीके से relative concept हो गया, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी रिपोर्ट। ये क्या था? ये स्टोरी, ये जो है ऑक्सफॉर्म इंडिया ने ये जस्ट पब्लिश किया था। उसमें ये कहा कि रिचेस्ट 1% ऑफ इंडिया ओन 40% ऑफ कंट्री टोटल वेल्थ। सी, दिस इज हाउ द डिवीजन, जो 1% है वो 40% को ले रहे हैं और 99% जो है 60% ऑफ वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस हो जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम लेस होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी ऑल्सो अफेक्टेड होगा। इनडायरेक्ट नेचर ऑफ जीएसटी एंड फ्यूल टैक्सेस मेक देम रिग्रेसिव। अब क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उनको रिग्रेसिव कहा जाता है। रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि डू नॉट डिफ्रेंशिएट। एक आदमी जो 100 रुपये का जिसका इनकम है और एक आदमी जो 200 रुपये इनकम है, वो दोनों जो है टैक्सेस के लिए सेम थिंग पास कर रहे हैं। 100 रुपये का अगर वो पेट्रोल लेते हैं तो उसे 10 रुपये सरकार को देनी पड़ रही है, और 200 रुपये का भी जो अगर 100 रुपये का पेट्रोल लेता है तो उसे 10 रुपये ही पास करना पड़ता है। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जबकि डायरेक्ट टैक्सेस आर अ गुड वे टू इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखोगे कि हम समानुपात पे जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स का दायरा बढ़ता है। सो दिस इज व्हाट ये ऑक्सफॉर्म के रिपोर्ट में कहा गया। एंड द मोस्ट वाइडली साइटेड मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम इज टिपिकली मेजर्ड बाय गिनी कोफिशिएंट। ये आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में पढ़ा होगा कि देयर इज अ लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व इज जस्ट अ, you can say that a graphical representation of the income and population, कितने पॉपुलेशन के पास क्या इनकम आ रहा है, ठीक है। और इसी से गिनी कोफिशिएंट निकला है। गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है तो इट मीन्स इट इज टोटली इक्वल सोसाइटी, ठीक है। एंड इफ इट इज 1 देन टोटली अनइक्वल सोसाइटी। तो अनइक्वल सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी से हमने लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट को समझा। तो ये हमने पॉवर्टी की थोड़े बहुत बेसिक्स को समझने की कोशिश की है। आगे आप देखेंगे कि पॉवर्टी के एस्टिमेशन के डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कैसे कैसे अप्रोच है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच इज वेल बीइंग अप्रोच। ये एरिक एलर्ड ने दिया। इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस। बोला कि इफ़ यू हैव मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर लाइफ और गुड बीइंग ऑफ लाइफ, यू हैव सोशल सपोर्ट लाइक यू हैव अ गुड फैमिली, यू आर लिविंग इन अ गुड सोसाइटी समथिंग, एंड स्पिरिचुअल इमोशनल लाइक यू आर मेंटली गुड, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ऑल दिस थिंग्स देन यू आर गुड, यू आर नॉट पुअर। दूसरा जो है अमर्त्य सेन जो है, उन्होंने OECD के अंतर्गत काम करते हुए उन्होंने एक मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को उसने दूसरे तरीके से कैपेबिलिटी अप्रोच पे दिखाने की बात की। कैपेबिलिटी अप्रोच में उन्होंने देखा कि इफ़ यू हैव इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, सोशियो कल्चरल कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, देन यू आर नॉट पुअर,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें ये एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी को ये कैलकुलेट करता है कि हाउ मच पुअर यू आर, हाउ मेनी पुअर, इट्स ओके, वो तो हम निकाल देंगे, इनकम से इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो सो मेनी पीपल आर नॉट अबव बीपीएल, बिलो बीपीएल, बट कितने पुअर हैं, इट डिपेंड्स ऑन मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। तो ये 2010 में यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड ये हाउस होल्ड लेवल को पॉवर्टी को 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स में बांटने की कोशिश करता है। उन्होंने बोला जस्ट बेसिक एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, कितने एज में आपको स्कूलिंग मिलती है और कितने दिनों तक आप स्कूल जा पाते हो, स्कूलिंग एजुकेशन ले पाते हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशनल लेवल, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मेजरिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग, फ्यूल एंड एसेट्स, तो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब मिल के इतने सारे फैक्टर्स में यस नो अगर करते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि देर आर सो मेनी पीपल who are multi-dimensionally poor, मतलब पुअर तो है बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है, तो तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई, उन्होंने बोला कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंप्यूट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन इन 11-12। रंगराजन कमेटी आती है एंड लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स किया उन्होंने, और उनके साथ दिया सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इन्होंने बोला कि अराउंड 1/3 29.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज बीपीएल इन 2011 एंड 2012। 2011-12 में 21.9 और 29.5। ठीक है, नीति आयोग ने भी एक नेशनल एमपीआई बेसलाइन रिपोर्ट निकाला, इसमें बोला नीति आयोग और यूएनडीपी जो थे अलॉन्ग विथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव 12 पैरामीटर्स को उन्हें रखे, एंड 10 इंडिकेटर जो थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो पहले वाले इंडेक्स जो ग्लोबल लेवल पर डेवलप किया, और 2 न्यू इंडिकेटर्स जिसमें एंटीनेटल केयर एंड बैंक अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी हमने एक बनाया इंडिकेशन की, if a family or if a person has no bank account then it means in some extent he is also considered as a poor। इसने बोला कि around 25% of Indian people is multi dimensional poor। उसके अलावा कुछ और कमिटियां थी जो पहले आई थी, अलग कमेटी 1979 में और लकड़वाला कमेटी 1993 में आए थे। तो ये आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन का खेल है। 21.9% सरकार बिलीव करती है तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट को। उसके अलावा कुछ ग्लोबल लेवल पे आप वर्ल्ड बैंक को अगर देख ले तो वर्ल्ड बैंक इज जस्ट 2022 में उन्होंने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 निकाला, और उसका सब्जेक्ट था करेक्टिंग कोर्सेज। तो ये 2 साल में एक बार आता है, ठीक है। इट हैज़ रीच्ड द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन ऑफ $1.90 to $2.15 पर पर्सन पर डे बेस्ड ऑन 2017। तो उसने यही बोला कि दैट अगर आप $1.90 से एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर 90 से कम कर रहे हो तो यू आर एक्सट्रीम पुअर पीपल। 2.15 से अगर आप कम कमा रहे हो तो आप एक्सट्रीमली पुअर हो, और अगर 6.85 से आप नीचे कमा रहे हो तो यू आर जस्ट पुअर। तो पुअर एक्सट्रीम पुअर में 2 हैं, $2.15 एंड 6.85, और ये ग्लोबल लेवल पे इनकम के बेस्ट पे जो पॉवर्टी कैलकुलेशन होता है उसके लिए ये बेंचमार्क है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये इंडिया का रैंकिंग 123 है, और इसमें 161 कंट्रीज़ों का जस्ट एफर्ट्स को कैलकुलेट किया गया, एंड ये रिपोर्ट वाज जस्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सफोम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस। इसके अलावा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की हैज़ आल्सो रिलीज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। तो इस तरीके से देखा कि देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स विच इज़ डीलिंग विद द पॉवर्टी एस्टिमेशन, एंड स्टिल वी हैव अ वेरी just old data which opponent parties or political parties are saying that we should refresh it or we should revisit it। दूसरा जो न्यूज़ हमारे पास है, इट इज़ फिनलैंड जो है 31st नाटो का मेंबर बन गया है और टर्की ने इसे अप्रूव कर दिया है। क्वेश्चन कम्स व्हाई फिनलैंड वांटेड टू बिकम द नाटो मेंबर्स, और उसका क्या रीज़न रहा? तो उसका रीज़न ये रहा कि इट शेयर्स अ बाउंड्री ऑफ अराउंड 1300 किलोमीटर विथ रसिया। ठीक है, अब रसिया के साथ जब ये 1300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है तो इट इज़ ऑलवेज इन थ्रेट कि जब रसिया कहना go offensive on Ukraine, it can also go on offensive with us when I am more aligned towards the west। ईस्ट और वेस्ट की कहानी है। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एंड ईस्टर्न जो है रशियन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट स्टेट, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वार चला, और उसी के बाद नाटो नाटो का अपना जस्ट फॉर्मेशन होता है 1949 में, और थ्रेट परसेप्शन इसके ऊपर था, इसलिए ये नाटो का मेंबर बन गया है। अब स्वीडन भी है जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, इट इज़ आल्सो वांटेड टू जॉइन द नाटो। टर्की जो था, टर्की वाज इन अपोजिशन। टर्की का ये कहना था कि अप्रीहेंशन ऑफ कुर्दिश रेबल इन टेबल, ये है कि
इनका ये मानना था कि दैट फिनलैंड इज सपोर्टिंग कुर्दिश रेबल्स, ये कहाँ पे, टर्की में सरकार के अगेंस्ट रेबल रेबेलियन है, इसके अगेंस्ट में उस चिन्ह लगा रहा है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है साना मरीन, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी एंड फिनलैंड की करेंसी है यूरो। अब ये समझने की बात ये है कि व्हाट इज द नाटो, तो नाटो इज अ मिलिट्री एलियंस। देखो ये मिलिट्री एलियंस है, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये आप एक पे हमला करोगे आपने सब पे हमला कर दिया, और अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ठीक है। और अप्रैल 1949 में एक ट्रीटी हुई जिसको हमने वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं, और इसमें कुछ देश थे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जो एक साथ आए। उन्होंने बोला कि अब हमारे ऊपर हमला, एक के ऊपर हमला, सबके ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा। करेंटली 30 मेंबर्स थे और एक 30वां जो मेंबर है वो आपके फिनलैंड बने हैं, ठीक है। बाद में इसके जो 49 के बाद में देखोगे ग्रीस एंड टर्की बन गया, फिर स्पेन, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो एंड नॉर्थ मैसिडोनिया जो था लेटेस्ट था, 30वें नंबर का था 2020 में। फ्रांस इनका मेंबर था 1966 में, ये से अलग हुआ था इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से, बट डॉर्मेंट रूप में इनका मेंबरशिप बनाए रखा, और बाद में 2009 में फिर से इनके मिलिट्री कमांड में शामिल हो गया। हेडक्वार्टर जो है नाटो का ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और हेडक्वार्टर्स ऑफ एलीट कमांड ऑपरेशन इज इन मून्स बेल्जियम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एलीट कमांड ऑपरेशंस ऑफ नाटो, तो इट इज मून्स बेल्जियम। एक स्कीम ने कल न्यूज़ में था, हालांकि इसकी आप इसको देखो कि जस्ट 9.3% ऑफ लोन गिवन टू वेंडर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिस्ट, में भी कुछ अलग पर्पस हो इस न्यूज़ का, बट हमारे लिए जाना था कि ये क्या है, स्वनिधि स्कीम क्या है। तो स्वनिधि स्कीम जो था इकोनॉमिक स्टिमुलस पार्ट 2 के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिया गया था वेंडर्स को, जो अर्बन एरिया में वेंडिंग का काम कर रहे हैं या जो ठेले पे रेरी पे कुछ बेच रहे हैं, और 2020 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इट इज़ अ सेक्टर स्कीम जो फुल्ली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या था, 10,000 रुपये का लोन इनिशियल वर्किंग कैपिटल दिया गया था, और इसको इंटरेस्ट सब्सिडी थी 7% at early or timely repayment of loans, and there was a provision of monthly cashback incentives on digital payments। 5 से 50 से 100 रुपये तक का उनको कैशबैक दिया जा रहा था अगर वो टाइमली अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे। तो इसका जो फुल फॉर्म था ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। अभी रिसेंटली हमने देखा दैट इंडिया एंड यूएस एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम होगा कोप इंडिया, और ये कहाँ होगा, कलाईकुंडा। कलाईकुंडा कहाँ है, कलाईकुंडा इज इन वेस्ट बंगाल, एयरफोर्स की एक बेस है, ठीक है। तो याद रखना है हमें दैट इंडिया एंड यूएसए इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। हमने 2016 में एक पार्टनरशिप साइन की थी, मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, और हमने बहुत सारे अपने एक एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन कर रखे हैं, जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉमकासा जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन सब का पर्पस यही है, स्ट्रेटेजिक इंटरऑपरेबिलिटी। हम एक दोनों को साथ देंगे, हम एक दोनों के बेसिस पे या नेवल बेसिस पे अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफर करेंगे। इसके अलावा हम यूएसए के साथ कुछ अलग एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वज्र पहाड़ इज मिलिट्री एक्सरसाइज, टाइगर ट्रिम्फ जो है इट इज़ अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 2019 में हमने किया था। 3.18 मिलियन के साथ इंडियन जो है थर्ड लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप है यूएसए में। दैट इज़ वाई जब कभी भी यूएसए H1B वीज़ा का नाम लेता है और इसके ऊपर कर्व करने की कोशिश करता है तो इंडिया को सबसे पहले पेन होता है, और इंडिया स्टार्ट रेजिंग द इशू बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल विल बी अफेक्टेड। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो एशियान में क्वाड के एशियान में हम लोग मेंबरशिप है हमारी, क्वाड में हम एशियान के डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं है, बट एशियान मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट करता है। वी आर द मेंबर ऑफ क्वाड। हम 2+2 डायलॉग करते हैं, I2U2 के भी हम मेंबर हैं, ठीक है। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मोर ओवर यूएस इज ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिया बिड टू यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट, बट वो अलग बात है कि वो ये नहीं चाहते कि आपको वीटो पावर मिले। साइंटिफिक क्षेत्र में हम देखें कि इसरो एंड नासा निसार को डेवलप कर रहे हैं। इट्स अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट निसार। इंडिया एंड यूएसए ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है जिसमें एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को हम लोग डेवलप करेंगे अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव। डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर ट्रेड में अगर हम देखें तो यूएसए इज आवर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 एंड 2022, 21-22 में रहा। गुड थिंग इज दैट कि वी हैव ए पॉजिटिव बीओपी, इट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब यह है कि हम जब उनसे ट्रेड करते हैं तो हम उनसे फायदे में रहते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन एंड दैट वाज इन न्यूज़ दैट 3 अप्रैल को डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया सीबीआई ने, और प्राइम मिनिस्टर गए थे सेलिब्रेट करने।
तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की चीज़ें नहीं है। तो दिल्ली इट्स अ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। सीबीआई के बारे में ये कह रहा है कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। British India to inquiry into the allegation of bribery and corruption, which later evolved into the CBI। तो इस जो ये एक बॉडी बनाई गई थी करप्शन के एलिगेशन और ब्राइबरी के एलिगेशंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, वो बाद में सीबीआई बन गई। और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1 अप्रैल 1963 को, जिसमें इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह बनाया गया। इट्स एज ऑफ नाउ इट इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी, नोडल पुलिस एजेंसी एंड इट कोऑर्डिनेट्स विद द इंटरपोल। ठीक है, सीबीआई हैज़ ग्रोन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ओवर पीरियड। इसके 3 डिवीजन्स है, वो लक्ष्मीकांत ने आपने पढ़ा होगा, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेज एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन्स। सीबीआई जो है इट्स डायरेक्टली फंक्शंस अंडर द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। ये देखो रेजोल्यूशन बनाए एमएचए ने और working under the Ministry of Personal Pension and Public Grievances, and the superintendence of CBI related only to the investigation of offences under the PCA, ठीक है, एंड सीबीसी के साथ भी ये काम करता है। डिराइव्स टू पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत से केसेस में बहुत से स्टेट्स जो हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, इन्होंने अपना कंसेंट इसको देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि यू आर बायस्ड and you don't have any constitutional recognition, you are a statutory, earlier you were executive, then you become a statutory, and that too you have a limited role to play। ठीक है, फिर आप देखोगे आगे वाली लाइन में कह रहा है इट कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन ए स्टेट, जहाँ पे उन्हें स्टेट से कंसेंट लेना है। ठीक है, अब कंसेंट भी कैसे मिलेगा, दैट एक तो आप केस स्पेसिफिक कंसेंट मिलेगा और एक जनरल कंसेंट। ठीक है, और ये दोनों मना जब भी कर दे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सच अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। सो इट मीन्स कि इट हैज़ at least support of High Court and Supreme Court, and it can override the clause of consents of states। So this was all from our side। So हमने देखा ये सारे important news थे जो different newspaper में रहे, which we should track, which should have some knowledge regarding this। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एनी कमेंट प्लीज़ मेंशन। थैंक यू वेरी मच।